नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले अध्याय में अपन ने बात की थी कॉमन सभा हाउस ऑफ कॉमन्स में जो कमेटीज हैं, जो समितियां हैं उनकी, और उससे पहले अपन ने बात की थी हाउस ऑफ लॉर्ड की। इन दोनों के बीच में हमने बात की हाउस ऑफ कॉमन्स के जो स्पीकर महोदय हैं, अध्यक्ष, उनकी बात की थी। अब संसद के अंतर्गत ही अपने व्याख्यान चल रहे हैं। अब अपनी नेक्स्ट जो बात है वो करेंगे अपन विधि निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात ब्रिटेन में कानून कैसे बनता है। इसके ऊपर अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन में कानून कैसे बनता है। देखिए विद्यार्थियों, कॉमन सभा द्वारा विभिन्न प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं। इन विधेयकों को स्थूल रूप से निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है: सार्वजनिक विधेयक, निजी विधेयक। वे विधेयक जो सामान्य हित की दृष्टि से प्रस्तुत किए गए हों, जैसे मताधिकार, आयु में कमी करना, स्कूलों में उपस्थिति को अनिवार्य करना, सार्वजनिक विधेयक कहलाते हैं ऐसे विधेयक। दूसरा है निजी विधेयक। वे विधेयक होते हैं जो किसी संस्था या समूह विशेष की हित पूर्ति के लिए बनाए जा रहे हों। ऐसे विधेयक को किसी क्षेत्र अथवा निगम समूह के लिए, जैसे किसी क्षेत्र के लिए रेलवे लाइन का निर्माण या किसी निगम की शक्तियों में बढ़ोतरी आदि। सरकारी विधेयक बनाम निजी सदस्य विधेयक। सार्वजनिक विधेयक दो प्रकार के होते हैं: सरकारी विधेयक, सार्वजनिक हित से संबंधित वे विधेयक जिन्हें मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है वो सरकारी विधेयक कहलाते हैं। निजी सदस्य विधेयक, सार्वजनिक हित से संबंधित वे विधेयक जो सदन के सामान्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ निजी विधेयक तथा निजी सदस्यों के विधेयक में अंतर रखना अनिवार्य है। निजी विधेयक, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, कि निजी हितों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि निजी सदस्य विधेयक सार्वजनिक हित के लिए होते हैं, इसलिए सार्वजनिक विधेयक कहलाते हैं। सरकारी विधेयक को फिर दो भागों में बांटा जा सकता है: धन विधेयक, जिसका संबंध वित्तीय मामलों से होता है। ये विधेयक मंत्रियों द्वारा कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसी विधेयक के वित्तीय स्वरूप के निर्धारण का अंतिम अधिकार कॉमन सभा के अध्यक्ष का ही होता है। ये बार बार बता चुका मैं। भारत के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष ही प्रमाणित कर सकते हैं और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष ही। सामान्य सरकारी विधेयक भी मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तथा वे किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। परंपरा अनुसार सरकार अविवाद स्वरूप सामान्य सरकारी विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत करती है। अभी देखिए सार्वजनिक विधेयक के निर्माण की प्रक्रिया, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। विश्व भर में विधि निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण वस्तुतः ब्रिटिश संसद द्वारा विकसित प्रक्रिया से ही लिए गए हैं। वस्तुतः विधि निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रथम चरण, प्रथम, द्वितीय व तृतीय वाचन की परंपरा ब्रिटेन के संवैधानिक विकास के उस काल की देन है जब मुद्रण व्यवस्था का आविष्कार भी नहीं हुआ था। विधि निर्माण प्रक्रिया का अधिकतम भाग वे सार्वजनिक विधेयक होते हैं जो सरकार की ओर से विभिन्न संबंधित मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। सरकार द्वारा नए विधेयकों के निर्माण की आवश्यकता विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मूलतः शासक दल अपनी मूलभूत नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विधि निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। प्रारंभ से लेकर विधि का रूप धारण करने के लिए एक प्रस्तुत विधेयक को निम्न चरणों से गुजरना होता है। सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व उसके ऊपर मंत्रिमंडल द्वारा पर्याप्त विचार विमर्श कर लिया जाता है। प्रस्तुतिकरण का प्रथम वाचन। देखिए विधेयक निर्माण की प्रक्रिया जो है उसमें प्रथम आता है प्रस्तुतिकरण का प्रथम वाचन। सामान्यतया प्रत्येक विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए सदन के कलर को लिखित सूचना देनी होती है। निश्चित दिन विधेयक के प्रस्तुतिकरण को सदन की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाता है तथा नियत समय पर अध्यक्ष संबंधित व्यक्ति को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बुलाता है। तब स्वयं प्रस्तुतकर्ता या सदन का क्लर्क सदन को विधेयक का शीर्षक पढ़कर सुनाता है तथा इस विधेयक का प्रथम वाचन मान लिया जाता है। इस विधेयक को स्वीकार किए जाने पर प्रथम वाचन की औपचारिकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार सामान्यतः सार्वजनिक विधेयक की प्रस्तुति बिना किसी वाद विवाद के समाप्त हो जाती है। कभी कभी महत्वपूर्ण विधेयक पर यदि एक पक्ष संक्षिप्त परिचय देता है तो विपक्ष को भी बोलने का अवसर प्राप्त होता है। यदि बहुमत समर्थन करता है तो विधेयक को छपवाने का आदेश दे दिया जाता है। इस प्रकार प्रथम वाचन में विधेयक का भविष्य निर्धारित हो जाता है तथा निजी सदस्यों के
सार्वजनिक विधेयक यदि बहुमत का समर्थन नहीं जुटा पाते तो यहीं समाप्त हो जाते हैं। द्वितीय वाचन के समय संबंधित मंत्री विधेयक के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों पर व्यापक रूप से प्रकाश डालता है। इस प्रस्ताव पर वाद विवाद होता है। इस अवसर पर विरोधी पक्ष विधेयक के विरोध में अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। विचार विमर्श के अंत में संबंधित मंत्री फिर विधेयक के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात बहुमत से प्रस्ताव पारित कर विधेयक को संबंधित समिति के पास भेज दिया जाता है। किंतु यदि सरकार निम्न सदन में बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कराने में असमर्थ रहती है तो उसका यही आशय लिया जाता है कि सरकार कामन सभा का विश्वास खो चुकी है तथा उसे त्याग पत्र देना होता है। अतः विधि निर्माण की प्रक्रिया में द्वितीय वाचन अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तीसरा है समिति स्तर। द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक को समिति को सौंपा जाता है। वित्तीय विधेयक संपूर्ण सदन की समिति को सौंपे जाते हैं, किंतु सामान्य विधेयक स्थायी समिति को सौंपे जाते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में स्थायी समितियां सामान्य स्वरूप वाली होती है। अतः यदि विधेयक के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है तो उसे विशिष्ट समिति को भी भेजा जा सकता है। समिति अवस्था में विधेयक प्रस्तुत विधेयक की व्यापक व गहरी जांच की जाती है। विधेयक की विभिन्न धाराओं पर विचार किया जाता है तथा महत्वपूर्ण पदों व अवधारणाओं को जांचा जाता है। आवश्यक संशोधन विधेयक में प्रस्तुत किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में समितियां विधेयक पर विचार विमर्श व संशोधन ही कर सकती है तथा सरकारी विधेयकों में यह संशोधन भी सरकार की इच्छा के अनुसार ही होता है, क्योंकि समितियों का दलीय गठन सदन की संरचना के आधार पर ही होता है। संबंधित मंत्री का यह दायित्व होता है कि वह विधेयक को समिति अवस्था से सुरक्षित वापस ले आए। अतः अमेरिका के समान ब्रिटेन में समिति अवस्था विधेयकों के जन्म मृत्यु का प्रश्न नहीं बनती, तथापि यह अवस्था महत्वपूर्ण अवश्य होती है, क्योंकि इस अवस्था में विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाती है और इस सारी प्रक्रिया में सदन के समय की बचत हो जाती है। चौथा जो चरण है वो है रिपोर्ट चरण। समिति अवस्था के बाद विधेयक अपने परिवर्तित व संशोधित रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत होता है। समिति अवस्था में विधेयक में जो परिवर्तन किए गए होते हैं सदन में उन पर विचार आवश्यक होता है। विधेयक से संबंधित पूर्व मुद्दों पर एक बार फिर से विस्तृत चर्चा आवश्यक होती है। विवादास्पद विधेयक पर यह चर्चा और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। विधेयक पर विचार विमर्श के इस स्तर पर अध्यक्ष द्वारा बहस को निश्चित समय पर पूरा कराना आवश्यक हो जाता है। अध्यक्ष समय समय पर हस्तक्षेप कर चर्चा को विधेयक से संबंधित विधेयक को संशोधनों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। विधेयक के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के लिए अवधि निश्चित कर दी जाती है तथा अध्यक्ष आवश्यकता अनुसार चर्चा को सीमित करने के तरीकों जैसे सामान्य या कंगारू समापन, जिसमें चर्चा सीमित करने की दृष्टि से कुछ ही संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, का प्रयोग करता है। कभी कभी सदन किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए समिति के पास भेज सकता है। कभी स्वयं संबंधित मंत्री कुछ संशोधनों को स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार ब्रिटिश विधि निर्माण प्रक्रिया में रिपोर्ट चरण पर्याप्त महत्वपूर्ण होता है। इस तथ्य को भी स्थापित करता है कि यद्यपि विधि निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य संबंधित स्थायी समिति द्वारा किया जाता है, तथापि स्वीकार करना या न करना पूर्णतया सदन का विशेषाधिकार होता है। ब्रिटेन में समिति व्यवस्था पूर्णतया संसद के अधीनस्थ कार्य करती है तथा उसका महत्वपूर्ण कार्य कामन सभा के कार्य को सुविधाजनक बनाना ही होता है। तृतीय वाचन। रिपोर्ट चरण के बाद विधेयक तीसरे वाचन के लिए सदन में लाया जाता है। इस अवस्था में विधेयक नए सिरे से कोई संशोधन आदि प्रस्तुत नहीं किए जा सकते तथा भाषा संबंधी परिमार्जन के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन का सुझाव इस अवस्था में नहीं किया जा सकता। इस वाचन में जिस रूप में विधेयक सदन के सम्मुख आता है उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। तृतीय वाचन के समय
विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विधेयक के तृतीय वाचन के समय उस पर ज्यादा समय नहीं लगता तथा विधेयक दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। दूसरे सदन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है ये देखिए। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि गैर वित्तीय सामान्य विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि विधेयक पहले कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है तो सभी अवस्थाओं के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है, और यदि राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो फिर कॉमन सभा में भेज दिया जाता है। यदि कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक में राज्यसभा कुछ परिवर्तन करती है तो कॉमन सभा उसे अस्वीकार कर सकती है तथा 1949 के अधिनियम के अनुसार लगातार 2 अधिवेशन में पारित कर राजा के हस्ताक्षर के लिए भेज सकती है। किंतु सरकार के अंतिम वर्ष में किसी विधेयक के बारे में राज्यसभा की अस्वीकृति किसी विधेयक को समाप्त करने के लिए अभी भी वास्तविक विशेषाधिकार में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कॉमन सभा के पास विधेयक को दोबारा पारित करने का समय नहीं बचता। यद्यपि अब राज्यसभा में भी यह सहमति दृष्टिगोचर होती है कि वह कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयकों को अनावश्यक रूप से नहीं रोके। इन दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद विधेयक राजा की स्वीकृति के बाद ही विधि बनता है। 1707 के बाद से ब्रिटेन में राजा ने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार विधि निर्माण प्रक्रिया में कॉमन सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निजी सदस्य विधेयक। ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया इस विश्वास पर आधारित है कि सार्वजनिक महत्व के सभी विषय विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार मंत्रियों का है। यद्यपि सार्वजनिक विषयों पर अन्य सदस्य भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु उनको विचार विमर्श के लिए सदन का समय मिलने में पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब ये देखिए इसमें धन विधेयक क्या है ये भी अपन देख लेते हैं। धन विधेयक सार्वजनिक विधेयकों का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। परंपरा अनुसार धन विधेयक कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कॉमन सभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष आय व्यय का लेखा जोखा अर्थात बजट वित्त मंत्री द्वारा कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट बनाने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न विभागों को संदेश भेजकर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित व्यय निश्चित प्रस्तावों के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। यदि कोई विभाग अपने व्यय में वर्तमान वित्तीय वर्ष से अधिक वित्तीय सहायता चाहता है तो उसे इस बारे में स्पष्टीकरण देना होता है। इस प्रकार वित्त विभागों को विभिन्न विभागों के वित्तीय साधनों को नियंत्रित करने का अवसर प्राप्त होता है। बजट की व्यापक रूपरेखा का प्रारंभ विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुमानों से होता है। बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री पहले गत वित्त वर्ष के वित्तीय मामलों का पुनरावलोकन करता है, जिसमें राजस्व, व्यय, राष्ट्रीय ऋण तथा वित्त की अधिकता या कमी पर प्रकाश डाला जाता है, ताकि नए वित्तीय वर्ष के वित्तीय कार्यक्रमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जा सके। इसके बाद वित्त मंत्री नए वित्तीय वर्ष में लगाए जाने वाले करों का प्रस्ताव रखता है। बजट प्रस्तुति के बाद संपूर्ण सदन बजट के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करता है। बजट पर चर्चा करते समय कॉमन सभा आय के मुद्दों पर चर्चा करते समय आय समिति के रूप में तथा व्यय से संबंधित विचार करते समय पूर्ति के रूप में कार्य करती है। इसमें विभागों की मांगों पर बहस होती है तथा इन्हीं विशिष्ट मांगों के संदर्भ में विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव भी रखे जाते हैं। ये कटौती प्रस्ताव सदन द्वारा पारित नहीं हो पाते क्योंकि सरकार को सदन में बहुमत प्राप्त होता है। बजट में पूर्ति के साथ आय के प्रस्ताव विभिन्न करों के रूप में होते हैं। बजट के आय व पूर्ति दोनों पक्षों पर विचार के बाद बजट समिति अवस्था से पुनः सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अतः अंत में सदन द्वारा वार्षिक विनियोजन विधेयक पारित किया जाता है, जिसके द्वारा सरकार को विभिन्न मदों की पूर्ति के लिए धन प्राप्त करने की स्वीकृति प्राप्त होती है। धन विधेयक ब्रिटेन में 1 से 31 मार्च तक के लिए पारित किया जाता है। यदि समस्त बजट को पारित करने में विलंब होता तो सरकार सदन को व्यय के लिए कुछ माह के लिए अग्रिम राशि भी स्वीकृत कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पर बजट पारित करने में कॉमन सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तथापि जब तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को पारित करवाने में विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। तथापि विभिन्न विभागों की मांगों पर चर्चा करते समय सदन संबंधित विभागों की गतिविधियों की विस्तृत चर्चा व आलोचना का अवसर पाता है। निजी विधेयक। उपरोक्त सार्वजनिक विधेयकों से निजी विधेयक का स्वरूप विशिष्ट हित की पूर्ति से संबंधित होता है।
निजी विधेयक का प्रारंभ संबंधित व्यक्तियों की याचिका से होता है। उस याचिका में प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में पक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आवेदनकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि वह लिखित सूचनाएं जारी करे ताकि प्रस्तावित विधेयक से प्रभावित होने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाएं विधेयक के विरोध में अपने विचार प्रस्तुत कर सके। पूर्वोक्त शर्तों की पूर्ति के बाद दोनों सदनों द्वारा निजी विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। यदि परीक्षक इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि निजी विधेयक के प्रस्तुतकर्ता ने सभी शर्तों की पूर्ति की है तो फिर ये विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। इस प्रकार यह है ब्रिटेन में विधि निर्माण की प्रक्रिया। थैंक यू वेरी मच।